अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारी नेक नियति को जो है वो कबूल फ़रमाए और हमारा दिन जो है वो अच्छा गुज़रे। अच्छा, दिन अच्छा गुजारने के लिए जहाँ पर दुआएं करना, पॉजिटिव इंटेंशन बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर जो है ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी डाइट क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खाते हैं और आपकी चॉइस क्या है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है। और बहुत सारी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं लोगों में कि वो अच्छी डाइट ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो डेफिशिएंट होते हैं, शायद वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर जो है उनके साथ ये इशू होता है कि वो जो खा रहे हैं वो सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर सही प्रॉपर वाइटामिन उनको नहीं मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब जिन लोगों में वाइटामिन की कमी है उसकी रीज़न कोई भी हो, चाहे वो खुद नहीं खा रहे हैं या फिर प्रॉपर वाइटामिन इनटेक नहीं है उनकी, या फिर उनको जो है हाजमे का इशू है एंड ऑल दैट, लेकिन उससे उनकी जो क्रेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब ये क्रेविंग्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके की हो सकती हैं, उनको स्टमक से रिलेटेड कई सारे इशूज़ हो सकते हैं। और कुछ लोग जो है आपने देखा होगा कि नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, बर्फ़ खाना शुरू कर देते हैं, मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तमाम क्रेविंग के मुतालिक कि जिन लोगों में विटामिन की कमी होती है उनकी क्या क्रेविंग्स होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिनाहिल हारून मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिनाहिल, ये बताइए कि जिन लोगों में विटामिन की डिफिशेंसी होती है उनकी क्रेविंग्स क्या होती हैं? अच्छा देखिए, जब भी हमें विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो क्रेविंग से आइडेंटिफाई लगाना इज़ अ बिट ऑफ नॉट रियलिटी, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिथ। क्योंकि देखिए हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेस हो गया, हाइड्रेशन लेवल हो गया, टेस्ट बड्स कुछ लोगों के होते हैं जो हुँ। बचपन से डेवलप हुए होते हैं। तो हम इसमें बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जी अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो यही मसला है आपको। इसके लिए यही है कि ब्लड टेस्ट अगर वो करवाएँगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं जो हमें पता चलती हैं। जैसे अगर किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, बनाना ले ले, या इसको बी12 डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसमें इसने स्पिनच का इस्तेमाल करना है, मशरूम का इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारी बॉडी में कोई सेंसर नहीं लगा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मुझे विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो मेरा माइंड मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने ऑरेंजेस खाने हैं। तो इस वजह से मैं इसको रियलिटी नहीं मानती हूँ। लेकिन जैसे हम बॉडी अपीयरेंस से पता लगा सकते हैं कि भई आप कौन से ब्लड टेस्ट करवा लें, इसी तरह हम फूड आइटम की डेफिशिएंसी को या क्रेविंग्स को देखते हुए आइडेंटिफाई लगा स कर सकते हैं कि इनको कौन-सा ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अब सही। इसमें मैं एक जनरल सी लिस्ट आपको बता देती हूँ। हाँ। जैसे अगर किसी को चावल खाने का दिल कर रहा है, जैसे कुछ लोगों को लेमन की क्रेविंग होती है या पिकल की क्रेविंग होती है, तो उनको जो है वो ज़िंक की डेफिशिएंसी है, तो वो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंडली, कुछ लोगों को फ्राइड फूड की क्रेविंग हो जाती है, तो हुँ। उनको सोडियम की डेफिशिएंसी हो रही है, हाँ। तो वो भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कुकीज़ ही स्पेसिफिकली खाने हैं या बिस्किट ही खाने हैं, तो हुँ। उनका जो ग्लूकोज़ लेवल है वो बढ़ रहा है, तो उन्होंने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। हुँ। अब इसी तरीके से कुछ लोगों को पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है, हुँ। तो हम ये कहते हैं कि जी इनमें ओमेगा 3 डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप चिया सीड का इस्तेमाल कर लें। कुछ लोगों को हुँ। मीटी बर्गर बहुत याद आ रहा होता है, जी बीफ बर्गर और ज़िंगर बर्गर्स, तो उन लोगों को जो है वो इसी तरह ओमेगा 3 या बी12 या आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हुँ। ठीक है? हुँ। लेकिन हम इसमें श्योर नहीं हैं कि यही डेफिशिएंसी है, तो हम उनको ये ब्लड टेस्ट लिख देंगे कि आप एक दफ़ा ये करवा लें ताकि हमें पता चल जाए। और हुँ। जहाँ तक बात की थी आपने उन लोगों की जो आइस खाते हैं, मील्स खाते हाँ। हैं, तो उनको एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पिका, और हाँ। उनको बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी होती आयरन है। तो डेफिशिएंसी। हाँ, वहाँ से हमें उनका तो कन्फर्म हो जाता है। हुँ। लेकिन ये जो सारी डेफिशिएंसीज़ हैं कि आज कुछ लोग होते हैं उनको चीनी खाने का बहुत शौक होता है, लाइक शुगर, लेकिन हुँ। कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनमें वो सॉल्ट को क्रेव कर रहे होते हैं, तो हुँ। वो बड़े हैरान होते हैं, तो उनको जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। सही। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करके उनके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। सही, उनके ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब जिनको डायग्नोज़ हुँ, हो जाए कि इनकी क्रेविंग्स की हुँ। वजह जो है वो आयरन है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या फिर पोटेशियम, सोडियम, अदर विटामिन्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है?
देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चला है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपको विटामिन डी के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे हुँ, सी फूड हो गया, डेयरी है, प्रोटीन है, अंडे हैं। तो इसका इस्तेमाल आप थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, आप सन एक्सपोज़र करेंगे। इसके साथ ही आपने जो है सप्लीमेंट वो अपने डायटीशियन से पूछ के वक़्त पे लेना है, हुँ, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी बी12 डेफिशिएंसी निकली है, सप्लीमेंट सूट नहीं कर रहा था, हमने स्टॉप कर दिया। हुँ, वो डेफिशिएंसी कैसे फुलफिल होगी? डाइट इज अ स्लो प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग योर डेफिशिएंसी। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2 दिन अच्छी डाइट लूं तो तीसरे दिन मेरा जिंक या मेरा बी12 जो है वो फुलफिल हो गया है। तो हुँ। सप्लीमेंट हमेशा जो डोज आपके डॉक्टर ने कही है आपने वो लेनी है। बिल्कुल। अच्छा, आप आपके डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट कह दिया आपने वही सप्लीमेंट लेना है। अच्छा ये बताएँ, इसके अलावा खाने-पीने से हम ये जो विटामिन डेफ़िशिएंसी है ये कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी डाइट में क्या चीज़ शामिल करें? सॉरी, आप रिपीट कर सकती हैं? जी, जी। हम अपनी डाइट में क्या-क्या चीज़ें शामिल करें जिससे हमारी जो विटामिन डेफ़िशिएंसी है वो दूर हो जाए? सप्लीमेंट तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहता है तो वो किस तरह की डाइट रखें? कौन-कौन सी डाइट जो है, यानी कौन से खाने, कौन से फूड जो हैं विटामिन की कमी को पूरा करते हैं? नंबर 1 पे आपका वाटर इनटेक आएगा, हुँ, क्योंकि अगर पानी की कमी होती है तो बॉडी मिमिक करता है कि आपको कोई क्रेविंग हो रही है, तो आप या तो मीठा खा रहे होंगे या हुँ, सॉल्टी फूड खा रहे होंगे। हुँ, तो आपने अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि हुँ, फिर हमें पता नहीं चलता कि पानी की कमी है या क्रेविंग हो रही है। हुँ, सेकेंडली आपने जो 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, पहली चीज़ है प्रोटीन इनटेक, हुँ, सेकंड पे हमारा आ जाता है फाइबर जो हमें वेजिटेबल से मिलेगा, थर्ड पे हुँ, हमारा फ्रूट्स है, फिर हुँ। हमारा लेंटिल ग्रुप है जिसमें हमारे पास दालें आ जाती हैं सारी, और लास्ट में ये है कि आपने सैलड्स का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ऑयल हम कौन-सा ले रहे हैं, हमने बाहर से ज़्यादा खाना नहीं खाना, मीठा आप कितना ले रहे हैं और मीठे के लिए भी आपकी कौन-सी इनटेक है। मतलब अगर तो आप नेचुरल सोर्सेज़ से मीठा ले रहे हैं जिनका ग्लूकोज़ इंडेक्स जो है वो कम होता है, तो हुँ, वो आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन वही अगर आप रोज़ एक चॉकलेट खा रहे हैं बाहर की, तो हुँ, वो आपको नुकसान देगा। तो इन सारी बातों का आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है। सही, इन सारी बातों का ख़ास ख़्याल रखना था। अच्छा ये बताएँ कि जिन लोगों में विटामिन डेफ़िशिएंसी होती है, वो क्रेविंग्स तो है, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं और उसका उनकी ओवरऑल बॉडी पे और सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है? अच्छा देखिए, मूड स्विंग्स में जब आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो गई है, हुँ, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी से जो मैग्नीशियम है वो डिप्लीट हो जाता है। तो मैग्नीशियम के लिए कोशिश करनी है कि डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, पंपकिन सीड का इस्तेमाल करें, और अगर आपका हुँ, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है तो फिर आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे थेरेपी लें, उनसे बात करें, क्योंकि देखिए डाइट आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपका जो रियल मसला है, वो वो ही आइडेंटिफ़ाई कर सकता है जो उस फ़ील्ड में जो है वो स्पेशलिस्ट है, जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गया। हुँ। तो हमेशा उनके पास जाएँ, सेकेंडली डाइट में मैग्नीशियम अच्छा करें, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा स्ट्रेस लेवल, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जो सप्लीमेंट है वो लोअर डोज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, लेकिन फिर वही बात है कि अपनी डायटीशियन से कंसल्ट करें और साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। सही, बिल्कुल। अच्छा ये पम्पकिन सीड का आपने ज़िक्र किया, पम्पकिन सीड किस तरह से खाए जाएँ? लोग बहुत ज़्यादा अब जो है इसको ऑर्डर भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी मँगवा रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? कैसे खाएँ देखिए इसको रोज़ाना? अगर बच्चे देखिए खाना चाहें तो पंपकिन कैसे खाएँ? हुँ, बड़े हुँ। खाना चाहें तो कैसे खाएँ? बुज़ुर्ग खाना चाहें तो कैसे खाएँ पम्पकिन सीड? देखिए, अगर बच्चे और बुज़ुर्ग खाना चाह रहे हैं तो आप दलिया बना लें, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे अपने पम्पकिन सीड्स का, या हुँ, आप योगर्ट बाउल बना लें जिसके अंदर दही भी है, फ्रूट्स भी हैं, और ऊपर पम्पकिन सीड डाल लें। हुँ, अगर तो आप बहुत बिज़ी रहते हैं और ये सब नहीं कर सकते, तो बस आपने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून इस पम्पकिन सीड का आपने खा लेना है, उसको हुँ, चबा लें, और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। हुँ, अगर आपसे नहीं खाया जाता पम्पकिन सीड, आपको नहीं पसंद आ रहा, हुँ। तो आप इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म बन जाएगी, तो वो जब भी आप दलिये में या बच्चों के स्मूदी में ऐड करेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा, और उसकी इनटेक भी हो जाएगी। सही, मतलब वो इनटेक अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जिस तरह से आपने स्मूदी का ज़िक्र किया, बच्चों को स्मूदी में इस तरह से चीज़ें करके देना ना उनको बहुत पसंद आती है। बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे किस तरह से दिया जाए, उनके बारे में ज़रा बताएँ और साथ ये बताएँ कि अगर कोई नॉर्मल यानी कि मैं, आप, हम लोग अगर रोज़ाना पम्पकिन सीड यूज़ करना चाहें तो किस तरह से करें? देखिए, अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने लंच टाइम से पहले
1 टेबलस्पून पंपकिन सीड का खा सकते हैं। अगर आपको वैसे खाना नहीं पसंद तो आप उसको रोस्ट कर लें या पाउडर फॉर्म में ले लें। तो वो अच्छा। पाउडर आप पानी में भी डाल सकते हैं। हुँ। अगर बुज़ुर्गों की बात की जाए तो आप दलिए में उसको पाउडर बना के दे सकते हैं, उनको भी स्मूदीज़ दे सकते हैं या उनकी यखनी या सूप्स में भी इसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन पाउडर फॉर्म में, तो इस तरह से उनको पता भी नहीं चलेगा और इसकी इनटेक भी हो जाएगी। सही। और अगर आप इसको थोड़ा-सा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हाँ। आप किसी फ्रूट के साथ ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले लिया, डार्क हुँ। चॉकलेट ले लिया अच्छा, और इसके साथ में ये जितने भी पंपकिन सीड्स सीड होते का हैं इस तरह पाउडर। से जैसे हुँ। आप बता रही हैं, इनको पाउडर फॉर्म में बनाना ज़रूरी होता है? नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हुँ। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आपसे खाया नहीं जा रहा इस हुँ। तरह से, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, वरना जस्ट फॉर द आप जो टेस्ट। 2-4 सीड्स जो हैं वो अगर आप खाना चाहें तो दिन में आप ऐसे हुँ। खा सकते हैं, राइट? हाँ जी, सही। बिल्कुल, आप अच्छा, खा सकते हैं, आप इसके टीस्पून। फ़ायदे हुँ। क्या होते हैं? बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है? आपके हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। जिनको पीरियड्स का बहुत मसला रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको स्ट्रेस एंग्जायटी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ। बाल गिर रहे हैं, बाल शाइनी चाहते हैं, नेल्स हाँ। आपके वीक हैं, तो इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। वहीं अगर आपकी स्किन पे एक्ने है हुँ। हार्मोनल इश्यूज़ के लिए, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सही, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओवरऑल अगर हम विटामिन डेफिशिएंसी की बात करें, हेल्थ से रिलेटेड बात करें, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बेहतर करने वाली, सबसे ज़्यादा जो है ऐसा फूड जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करता है, एंग्जायटी से दूर करता है, वो कौन-सा है? देखिए, मैं किसी एक फूड को टर्म नहीं कर सकती, हाँ। क्योंकि अगर आपकी कैलोरीज़ अच्छी नहीं है, आप स्टार्वेशन मोड पे चल रहे हैं, तो फिर तो आप कोई भी एक फूड आइटम ले लें, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। हाँ। लेकिन एक ड्रिंक मैं ज़रूर बता सकती हूँ, जो हाँ, आप श्योर। इन गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करें। जी, बिल्कुल। वो ये है कि आपने लेमनेड का इस्तेमाल करना है। हाँ। 1 लेमन का इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर वाटर है, कुछ मिंट लीव्स डाल सकते हैं, तो वो हाँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नमकीन लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो डेयरी है हाँ। वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है और गर्मियों का मौसम है। इसके साथ ही अगर आप अपने लिए कावा बना लें, जिसमें आपने जिंजर का इस्तेमाल करना है, हुँ। टर्मरिक का इस्तेमाल करना है। हुँ। हल्दी अगर लेनी है तो वो पिंच ऑफ पाउडर हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है पानी में, उसको उबाल लें, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर उसके अंदर डाल लें, उसका कावा आपने पीना है। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी इम्यूनिटी में भी हेल्प करेंगी, हाइड्रेशन में भी हेल्प करेंगी आपको और बहुत ईज़ी हैं। बहुत ईज़ी हो जाती हैं और हाइड्रेशन में भी आपकी हेल्प करती हैं। अच्छा, अब ओवरऑल आपने जो ये ज़बरदस्त तरीका बताया है, ये तरीका लोग ज़रूर डेफ़िनेटली ट्राई करेंगे, अपने-अपने घरों पर हमें ज़रूर बताएँगे। मज़ीद जो आयरन डेफ़िशिएंसी का शिकार लोग हैं या स्पेशली विटामिन डी का जिन ख़वातीन को प्रॉब्लम होता है, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, वो अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें कि वो विटामिन डी की कमी से दूर हो जाएँ? वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि सब लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, 90% लोगों में विटामिन डी जो है वो कम होता है, वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन डाइट में क्या चीज़ें शामिल करें कि विटामिन डी का मसला सॉल्व हो जाए, फिर ये जो विटामिन सी है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ज़्यादातर ये जो विटामिन्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, इनको बैलेंस करने के लिए क्या करें? देखिए, मीडियम के लिए तो ये है कि आप हाँ। पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्लास ठीक। पानी में, तो हाँ। आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस रखेगा। हुँ। सेकेंडली, अगर आपने मैग्नीशियम, पोटेशियम की देखना है, तो उसके लिए बनानास बहुत अच्छे हैं। हाँ। अगर आप विटामिन डी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपने सी फूड का इस्तेमाल करना है, डेयरी का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। हुँ। वहीं अगर विटामिन सी की बात करें, तो लेमन बहुत अच्छा है। सही। चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएँगे और फिर हम जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। मिनाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ रहिए। मिनाइल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, क्रेविंग्स के बारे में कि क्रेविंग्स क्यों हो जाती हैं और साथ में जो लोगों को विटामिन की प्रॉब्लम होती है, इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मिनाहिल, अब हमने विटामिन्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की और हमें पता चला कि भाई न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से आप कौन सी डाइट ले सकते हैं। तो अब हर किसी का जो है इम्यूनिटी अलग होता है, हर किसी का टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ लाइफ अलग होता है। ज़ाहिर सी बात है, अब किसी को विटामिन डी जो है अगर किसी के अंदर कितना है ये तो अब टेस्ट से पता चलता है, लेकिन इन जनरल वो कौन से फूड हैं जिसको जिसको खाने से सबको ही फ़ायदा होता है? जैसे कि अब मैंगो है, बच्चे बड़े बूढ़े सब खा लेते हैं वो, जिनको शुगर नहीं हो। तो इन जनरल कौन से फूड्स हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है? सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं?
या फिर आपका एंजाइटी लेवल जो कम करते हैं ऐसे फूड कौन से हैं, फ्रूट कौन से हैं, शुगर पेशेंट्स जो हैं वो कौन से फ्रूट खा सकते हैं, ये सारा बताइए। और ये भी बताइएगा कि इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये जो समर सीज़न है इसमें तो वैसे ही खाने का दिल नहीं कर रहा होता। देखिए, अगर आपका खाने का दिल नहीं करता तो आपने हाइड्रेशन लेवल अपना बहुत अच्छा रखना है। हाइड्रेशन के बाद सेकंड चीज़ आएगी आपका पैटर्न ऑफ फूड क्या है। तो आपने जब भी फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपने अपनी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने एंड पे अपना शुगर रखना है, शुगर जो आप फ्रूट से भी ले रहे हैं। अब बात उन लोगों की आती है जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज भी डिफरेंट तरह की है, डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो डिपेंड करेगा कि किस इंडेक्स का फूड आप ले रहे हैं, उसमें शुगर इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो जिनकी शुगर इंडेक्स ज्यादा होती है, जैसे मैंगो हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो तो फिर आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिनकी इंडेक्स कम है, जैसे एप्पल है, पीचेस हैं, बनाना है, तो ये आपके लिए सेफ है। जामुन एक बहुत अच्छा फ्रूट है, उसका भी आप इस्तेमाल करें, उसका शेक बना लें गर्मियों में। तो ये जो फ्रूट हैं ये आपको हेल्पफुल भी रहेंगे, इनके इंडेक्स लेवल भी ज़्यादा नहीं होते हैं और इस तरह से आप फ्रूट को एंजॉय कर सकते हैं। सही, फ्रूट आप अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल गर्मियों में एक तो इशू ये होता है कि पानी की कमी, फिर आपने कहा कि भाई वाटर इनटेक बढ़ाएं तो आपका खाने का दिल चाहेगा, किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं? यूजुअली ये होता है कि लोग रात का खाना खा के ज़रूर वॉक पे जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए मतलब लंबी लंबी रनिंग्स पे भी जाते हैं। क्या बेहतर रहता है? कुछ लोग कहते हैं खाने से आधा घंटा पहले वॉक करें, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स के नीचे खाने के बाद वॉक करें। क्या बेहतर रहता है? कौन सी चीज़ मैदे के लिए बेहतर है? कौन सी चीज़ से आपका वज़न कम हो जाता है? क्योंकि अगर आप खाने के बाद वॉक कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खाने से पहले जो है वो वॉक कर रहे हैं तो वो आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी भूख थोड़ी सी बढ़ाता है और फिर कहते हैं आप कम खाएं तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा। ये क्या फॉर्मूला है, ज़रा बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि खाना खाते ही फ़ौरन आपने लेटना या सोना नहीं होता। तो अगर आप खाना खा के फ़ौरन लेट रहे हैं या सो रहे हैं तो कोई भी वॉक करेंगे वो आपको बेनिफिट नहीं देगी, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर उस वॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट मील जब आपका डिनर हो जाता है तो आपने उसके 2 से 3 घंटे बाद हमेशा सोना है, नींद लेनी है। अब जहाँ तक बात है वॉक की, तो वो हम देखेंगे कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो फैट है वो कम हो जाए बॉडी से, तो वॉक करना बेटर तब होगा जब आप खाली पेट हैं या जरा सी आपको भूख है। अगर आपने बिल्कुल ही खाना खा लिया है, पेट बहुत फुल हो गया है और फिर आप वॉक कर रहे हैं, तो वो आपके जो खाना है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवा देगा बॉडी में। तो ये आपने देखना है कि आप किस पर्पस के लिए वॉक कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि आजकल हर कोई 10 के स्टेप्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि जी 10,000 स्टेप्स जब तक नहीं होंगे तो जी हम पतले नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 स्टेप्स हमें एक मार्क दिया गया था कि इतने होने चाहिए। अब हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर कोई कैलोरी डिफरेंट ले रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो 70% बॉडी है वो किचन में बनती है। किचन में कैसे? डाइट्स, खाने से। तो अगर आपका खाना अच्छा नहीं है और आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं या आप स्टार्वेशन मोड पे हैं, बहुत देर से बहुत कम खाते हैं और 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, बॉडी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमेशा आपने देखनी है कि आपकी कैलोरी काउंटिंग क्या है और फिर उसके मुताबिक आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, क्योंकि आप बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे तभी बॉडी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। सही, बॉडी बात यही है ना सारी कि आप खुद कितना विलिंग है किसी चीज़ को करने के लिए, आपकी अपनी विल क्या है, तो ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, इनिशियली ग्रेजुअली स्लोली जब लोगों को अपनी डाइट हैबिट जो है वो मेंटेन करनी हो, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? नाश्ते में क्या लेना चाहिए, दिन के खाने में क्या खाना चाहिए, रात में क्या चीज़ें खानी चाहिए, और फिर वो जो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की भूख होती है, मंचिंग हो रही होती है, उसमें क्या चीज़ें लें, ये ज़रा बताएं।
ये तो आपने पूरी उनका डाइट प्लान ही पूछ लिया हाँ, है हाँ। मुझसे। हाँ, नहीं आप सुपरफिशियली अच्छा, आप 1-2 चीज़ों के नाम ले सकती हाँ, हैं कि जैसे नाश्ते में अगर हाँ, कोई पराठे अंडे खाना चाहता है तो वो खा हाँ, ले, दिन में हुँ, हल्की-फुल्की ग़िज़ा खिचड़ी वग़ैरह खा ले, रात में अगर वो कुछ बारबेक्यू या कोई ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हुँ, सादे पराठे के हुँ, साथ खा लें तो बैलेंस हो जाएगा, पराठे हुँ, के साथ ना खाएँ। हुँ। और अगर दिन में कुछ मंचिंग करना चाहते हैं नट्स एंड ऑल दैट तो स्पेसिफिकली आप बता सकती हैं कि हम किस तरीके से जो है मेंटेन कर सकते हैं? जी। अच्छा देखिए जब भी मेरे पास कोई बिंज ईटिंग क्लाइंट आता है, बिंज हाँ, ईटिंग का मतलब ये होता है कि वो फूड आइटम पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी हाँ। हैप्पीनेस के लिए। जी, तो जी, ये जी, एक जी। स्ट्रेस कंडीशन होती है जिसमें आप अपने पसंद के खाने को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे क्लाइंट को हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको जो खाना पसंद है, आप मुझे लिख के भेज दें, मैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में उसको उसी तरीके से मैनेज कर दूँगी। मतलब कार्ब्स दैट्स को, ग्रेट। प्रोटीन को और हाँ। फैट को। हुँ, हाँ जी, हुँ, हुँ। क्योंकि एक दफ़ा आपको बिंज ईटिंग इश्यू हुआ है हुँ, तो जब तक आपके पसंद के खाने से आपका वज़न कम होना शुरू नहीं होगा या आपको वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, तो हुँ, आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ नहीं आ सकते हैं। अगर मैं एक क्लाइंट है, वो बिंज ईटिंग है, उसको पहले दिन ही कह दूँ कि भई ये प्लान है, ये सारा फ़ॉलो करना है, वो कभी भी नहीं करेगा। हुँ। तो आप भी अपने लाइफ़स्टाइल में हमेशा आपने ये देखना है कि आपको कौन-सी चीज़ें पसंद है। जैसे आपने पराठे का ज़िक्र किया, अगर आपको हाँ, पराठा पसंद है, हाँ, तो कोशिश करें कि उसकी कैलोरीज़ कम बन जाएँ। कैसे यस, बनेंगी कि अगर आप 2 पराठे खाते थे, अब आप 1 पराठा कर दें, 1 है तो हाँ, आधा कर दें। आधा कर दें। ऑयल है तो 2 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल ना करें। देसी घी है तो आप हाँ, उसको 1 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा ब ऑयल में जो पराठे बन के तल रहे होते हैं, वो फ्राई हो चुके होते हैं, हाँ, वो काम आप ना करें। उसके बिल्कुल, साथ आप अंडों का इस्तेमाल करें हाँ। या कबाब का इस्तेमाल करें, उसमें भी ऑयल अच्छा, थोड़ा जिन कम लोगों को रखें। अंडों से प्रॉब्लम होती है, जो हुँ, व्हाइट एग्स नहीं मतलब खाना प्रेफ़र कर रहे होते हैं, वो उसके हुँ। अल्टरनेट प्रोटीन हेवी प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं? मनाएँ? देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो हाँ, वेजिटेरियंस होते हैं तो वो हुँ, फिर एग तो वैसे ही नहीं लेते तो हाँ, उसमें फिर ये होता है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दालों का इस्तेमाल करें जितनी भी हमारे पास दालें हैं उनको मिक्स करके आपने एक दाल बनानी है हुँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक दाल कंसिडर करें तो उसमें इनफ प्रोटीन नहीं होता दाल के हुँ, साथ आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं हुँ, पनीर इज़ अ वेरी गुड हुँ, प्रोटीन सोर्स इसके साथ दही है हमारे पास दही के हुँ, अंदर चिया सीड डाल लें अगर आप हुँ, थोड़ा सा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर डाल लें तो वो आपका प्रोटीन इनटेक को फुलफिल कर रहा है इसी के साथ हमारे पास प्रोटीन बार्स आ जाती हैं हुँ, ये इसी तरह होती हैं जैसे एक बिस्किट होता है तो जिन लोगों को बिस्किट खाने का बड़ा शौक होता है तो प्रोटीन बार ले लेते हैं वो हुँ, इसके साथ ही अगर आपका वेजिटेरियन वाला इशू नहीं है हुँ, और आप अंडे नहीं खाना चाह रहे हुँ, लेकिन आप चिकन खा सकते हैं तो आप हुँ। चिकन किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं बस फ्राइड चिकन नहीं होना चाहिए तो आपकी प्रोटीन फुलफिल हो जाएगी सही, बिल्कुल, वो उसमें वो बैलेंस कर देते हैं ना क्योंकि मिनाहिल ऑल्टरनेट जो फूड्स होते हैं ना, वो बड़े आपके काम आ जाते हैं। अब जैसे किसी को अंडे से प्रॉब्लम है, तो वो उसका कोई ऑल्टरनेट ले ले, अगर कोई ब्रेड नहीं खा रहा, तो ज़ाहिर है उसका कोई ऑल्टरनेट है या अगर किसी को किसी स्पेसिफिक नट से प्रॉब्लम है, तो वो उसके ऑल्टरनेट कोई और चीज़ें खा सकते हैं। लंच के बारे में बताइए कि लंच में क्या चीज़ें ली जा सकती हैं, जो कि हेल्दी भी हों और लाइट भी हों? क्योंकि ये बड़ा मसला होता है कि अगर आप कोई बहुत हैवी चीज़ खा रहे हैं तो वो फिर आप कहते हैं गर्मियों में नहीं दिन में नहीं खाई जाती। जी। पहले ये है कि आप क्यूकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई हुँ, भी ऐसी सब्ज़ी जो पानी में ज़्यादा होती हैं। हुँ, उसके बाद ये है कि अगर आपका खाने को इतना दिल नहीं कर रहा, लाइट सा खाना चाह रहे हैं, तो आप हुँ, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या हुँ, आप किसी भी सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, चिकन ज़्यादा नहीं खाना तो जी उसका आप सालन इस्तेमाल कर लें, चिकन थोड़ा कम ले लें उस दिन। साथ में हुँ, राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, राइस अगर आप बड़े लाइट से चाह रहे हैं तो राइस के अंदर आप प्रोटीन ऐड करके या पनीर ऐड करके बना सकते हैं रेडी टू कुक हुँ। तो इस तरह से कर सकते हैं बाकी ऑप्शन ये दलिए की ऑप्शन आ जाती है आप नमकीन दलिया बना सकते हैं वो भी नहीं बनाना चाहते तो आप बेसन चीला बना सकते हैं अच्छा। और उसके अंदर आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसन चीला में आप जैसे 7 to 8 टेबल स्पून आपने बेसन ले लिया उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया हुँ, सब्जियां डाल ली कोई भी हुँ, सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं हुँ, और अगर अंडा वैसे नहीं खाना तो उसके अंदर एक अंडा डाल लें हुँ, तो वो आपकी रोटी सी बन जाएगी, उसके ऊपर बेशक आप 2 टेबलस्पून ऑयल लगा लें तो वो पराठा बन जाएगा। हुँ। तो बेसन चीला पराठा बड़ा अच्छा रहता है और इसको मिंट चटनी के साथ जब आप लेंगे तो आपकी हाइड्रेशन भी अच्छी रहेगी और खाया भी जाएगा। सही, खाया भी जाएगा उसमें। अच्छा डिनर में जो है वो क्या चीज़ें ले सकते हैं? और बीच में बताइएगा जो सुपर टाइम होता है, चाय के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा वेट गेन करते हैं जब वो चाय पी रहे होते हैं और उसके साथ वो समोसे, पकौड़े, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं
और फिर ये 6 साढ़े 6 बजे अगर वो चाय पी रहे हैं या 5 बजे चाय पी रहे हैं, उसके साथ ही सारी चीज़ें खा पी रहे हैं, तो जब वो फ़ौरन से डिनर करते हैं 10 बजे के करीब, तो डबल हो जाता है, लाइक यू नो वो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है लेकिन और डबल हो जाता है। वेट गेन सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर कोई शौकीन है कि वो चाय के साथ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो वेट गेन उस टाइम पर हो रहा होता है, आपको पता नहीं होता, पूरा दिन आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन चाय के साथ जो आप हैवी चीज़ें ले रहे होते हैं, समोसे, पकौड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नमक पारे, मतलब फ्राइज़, तो ये चीज़ें आपका वेट भी जो है वो बढ़ा रही होती है। तो चाय के साथ स्पेसिफिकली क्या लाइट सा ले लें कि वो ठीक है, हल्की फुल्की भूख भी हो जाए और चाय के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी हो जाएं। अगर आप चाय के साथ अपना वेट लॉस मेंटेन रखना चाहते हैं, हाँ। तो मैं कुछ आपको बता रही हूँ चीज़ें जो आप श्योर फॉलो श्योर, कर सकते हैं। पहला बिल्कुल। है फॉक्सनट, हाँ, ओके। फूल मखाने। हाँ। थोड़े से गुड़ में अगर आप फूल मखानों को सौटे कर लेते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बिस्किट जैसा उसका टेस्ट होता है। हाँ, ग्रेट। तो वो 4 से 5 आप ले सकते हैं अपनी चाय के साथ। इसके हाँ। साथ सेकंड ऑप्शन प्रोटीन बार की रहेगी। हाफ प्रोटीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्राइड फूड्स का बहुत दिल करता है तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं। पोटैटो जैसे चिप्स फॉर्म में एयर फ्राई कर लिया, या स्वीट पोटैटो जो है उसको आपने स्टीम कर लिया, हाँ। साथ में वो ले लिया, उसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया, तो वो सही। बड़ा एक अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। सही। इसके साथ जो है वो नट्स की ऑप्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि हाँ। फ्राइड फूड्स का दिल कर रहा हो तो अगर आप 7-8 नट्स भी ले लेते हैं हाँ। तो वो आपको सेम फीलिंग ही देता है। तो यहाँ पे फिर यही है कि फ्राइड आप आइटम्स ना लें, आप एयर फ्राई कर लें। तो कुकिंग मेथड का जब डिफरेंस आएगा तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहेगी वेट लॉस के लिए। और इसके साथ ये है कि आप ओट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दलिया बना लें। थोड़ा सा दलिया ले लिया आपने चाय के साथ, या अगर बहुत मीठे के शौकीन हैं तो गुड़ का इस्तेमाल कर लें। टीस्पून गुड़ ले लें आप साथ में, ठीक है। और या फिर आप जो है वो इसी तरह से खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेट्स में भी देखें कैलोरीज होती हैं, तो आप अजवा ले लें, उसमें कंपैरेटिवली कम कैलोरीज होती हैं, तो डेट्स का इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये है कि कोई चीज़ एक्सेस में ना लें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जब चाय के साथ लेंगे तो वो आपके वेट लॉस में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कैलोरीज जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, ये तो बात हो गई उन लोगों की जो वज़न कम करना चाहते हैं। अब मैं नाहिल उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपने वेट गेन करना है, वो कौन सी डाइट खा सकते हैं? देखिए, जब भी वेट गेन की बात आती है तो हमें लगता है कि अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर खा लेंगे तो हमारा जो वज़न है वो जल्दी बढ़ जाए। ये मिथ है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। आपका अगर डाइजेशन जो है वो अच्छा नहीं है तो आप वेट गेन कर ही नहीं सकते हैं, बेशक आप कितने मर्जी पिज्जे खा लें। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने पराठे खाते हैं, स्मूदीज पीते हैं, वजन ही नहीं बढ़ता, एक ही कंप्लेन है। एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें फिर यही होता है कि आपका जो डाइजेशन है उसमें बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि आप चीनी बहुत खाते हैं, आप बाहर से खाना बहुत खाते हैं, आपने फ्राइड फूड आइटम्स बहुत खाए हैं, तो अब वो जो डाइजेशन है ना वो हो ही नहीं रही। तो आप जो भी खा रहे हैं वो बॉडी से वैसे ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, और कुछ जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा। तो उसमें फिर ये है कि आपकी डाइट बहुत क्लीन होनी चाहिए। क्लीन से मुराद ये है कि बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाएं, कैलोरीज इंक्रीज करें। और अगर ज्यादा नहीं खाया जाता, कुछ लोगों की आदत होती है कि ज्यादा नहीं खाया जा रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने लिक्विड डाइट से पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए अगर आपकी कैलोरीज ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होगा। तो वहीं अगर आप लिक्विड डाइट से कैलोरीज ज्यादा करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ शेक्स एंड स्मूदीज, तो आपका उससे भी वेट गेन होगा। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस एंड वेट गेन, वो है आपका डाइजेशन सिस्टम। अगर बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है तो फिर डाइजेशन नहीं हो रही, तो इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये भी है मिनाहिल, कि जिन लोगों को वेट गेन करना होता है ना, फिर वो क्या करते हैं कि दीगर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मतलब मर्द भी और ख़वातीन भी। और दूसरा वो क्या करते हैं कि ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, चॉकलेट्स खाएंगे, फिर वो चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये कितना हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, आपके बॉडी ऑर्गन्स के लिए, कि आप अपना वेट गेन करने के लिए चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आप आम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वेट गेन भी करना है तो ग्रेजुअली, स्लोली
इस तरह से वेट गेन करें कि वो आपकी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव हो, नॉट ये कि वो आपको फुला दे, मोटा कर दे, अंदर आपके एनर्जी नहीं है और वेट गेन हो रहा है और वो मतलब इलॉजिकल वेट गेन हो रहा है। तो वेट गेन करने के प्रॉपर फूड्स जो हैं वो क्या है, किस तरह से ग्रेजुअली स्लोली आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं जिसमें आपके लुक्स अच्छे लगें, जिसमें आप खूबसूरत लगें। अच्छा देखिए, इन्हीं सप्लीमेंट्स और इन्हीं चीज़ों की वजह से अब हम देखते हैं कि जो लोग पतले हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल है, हाँ, जो लोग पतले हैं उनको भी पीसीओएस हो रहा है। तो एग्जैक्टली उनका क्वेश्चन यही होता है कि भाई मैम हम तो पतले हैं, हमें क्यों कोलेस्ट्रॉल हो गया? हाँ, हमारी फैमिली में वो एक आंटी हैं, उनका जी 100 केजी वेट है, तो जी उनको क्यों नहीं कोलेस्ट्रॉल हुआ, हम्म, मुझे क्यों हो गया है? हम्म, ठीक है, तो आपकी डाइट में कोई ना कोई मसला है। हम्म, कुछ घर होते हैं, उनमें क्या होता है कि शुरू से जो उनका कुकिंग मेथड है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को जो है वो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, फैटी लिवर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो मुझे हम्म, आके कहते हैं जी हमारे जीन्स में है, हम्म, हमारा तो कोलेस्ट्रॉल कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हम्म, मैं उनको यही बताती हूँ कि आप लोगों का जो कुकिंग मेथड है, जो घर में ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, हम्म, बरसों से चला आ रहा है, उसकी वजह से ये मसला है। तो हम्म, आप उसको सॉल्व करें, आप इसको जीन्स पे टोटली ब्लेम ना करें, हम्म, क्योंकि खुद अगर आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ खत्म हो सकती है। अब अगर हम डाइट की बात करें हम्म, कि वेट गेन वाले ने अगर पिज़्ज़ा, बर्गर इतना नहीं खाना तो फिर क्या खाएँ? तो हम्म, उसमें फिर ये है कि आप जो हेल्पफुल रहेगा वो ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनकी कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं और हम्म, जो आप जल्दी से कंज़्यूम कर सकते हैं। वो सही, कितना भी आप ले सकते हैं, जैसे आप 2 ग्लास अगर स्मूदी के ले रहे हैं और ईच स्मूदी अगर आपकी 200 कैलोरी की बनी है, तो हम्म, 400 कैलोरी तो आपने ईज़िली 2 ग्लास से पूरी कर ली। हम्म, तो ऐसे फूड आइटम का इस्तेमाल करें। और अगर हम एक स्मूदी देखें कि उसका आप वेट गेन के लिए कैसे बना सकते हैं, तो हम्म, जैसे 2 बनाना ऐड किए हमने 1 ग्लास दूध में, उसके अंदर हम 2 खजूरें डाल दी, हम्म, साथ में प्रोटीन पाउडर जो है वो 1 या 2 स्कूप वो डाल सकते हैं, साथ में हम्म, हमने टीस्पून पीनट बटर डाल दिया। तो हम्म, अब हम अगर इस ग्लास को देखें तो इसमें जो है वो हमारी 300 टू 400 कैलोरीज़ ईज़िली बन जाएँगी। हम्म, तो इस तरह से आपने अपनी कैलोरीज इंक्रीज करने का तरीका जो है वो सीखना है और उनको काउंट भी करना है। सही। और कैलोरीज काउंट, अच्छा ये जो आपने कैलकुलेशन बताई ना, ये परफेक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन ख़वातीन ना इसमें घबरा जाती हैं। वो कहती हैं हमें सीधा सीधा फार्मूला बताएं, बस क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर हुँ। वज़न बढ़ाना है, मतलब यानी कि अभी हम क्योंकि वेट गेन की बात कर रहे हैं, वज़न बढ़ाना है तो डाइट में रोज़ाना नॉर्मल क्या चीज़ मिनाइल शामिल कर लें कि सीधी सीधी बात समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ शामिल कर लें, बाद में फिर कैलकुलेशन करेंगे कैलोरीज की। जी। देखिए, अगर हम रफली देखें तो आप अगर 60 केजी के हैं या 50 हाँ, केजी के हैं और आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपना वजन, हाँ, तो आपने देखना है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में 3 से हुँ, 4 चीज़ें ज़रूर शामिल कर लें। हुँ, उससे क्या होगा कि कैलोरीज आपको पता है इंक्रीज हो रही हैं। हुँ, शेक बनाया है तो उसमें 4 से 5 चीज़ें डाल लें। हुँ, अगर 2 चीज़ें भी डाल रहे हैं तो देख लें कि साथ में कुछ ले लें। जैसे अब मैंने जो प्रीवियसली शेक बताया है, अगर हुँ, आप वो ले रहे हैं तो उसके साथ फिर आपको मज़ीद चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने खाली सिर्फ़ उसमें बनाना डाल दिया, तो साथ में आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, उसके बाद अगर हम लंच की बात करें, तो लंच में आप प्रोटीन जो है वो ज़्यादा रखें और उसके साथ प्रोटीन के साथ आप कार्ब कितना ले हुँ, रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो कार्ब है, वो जिन्होंने वेट गेन करना है, वो भी कार्ब को जो है ना, वो एक लिमिट तक इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हुँ, नहीं करेंगे कि 3 से 4 से 5 रोटियाँ जो हैं वो हम खा रहे हैं, क्योंकि हुँ, हमने जी वेट गेन करना है। ये हुँ, जस्टिफिकेशन नहीं है वेट गेन के लिए। सही है। वेट गेन सिर्फ़ उसी का होगा जिसका जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। तो हुँ, आपने हमेशा जो कार्ब्स वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम रखें, फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को ज़्यादा रखें। हेल्दी फैट से मत डरें, हुँ, जिसमें हमारे पास नट्स भी हैं, हमारे पास पीनट बटर आ जाता है, शुगर फ्री पीनट बटर भी मिलता है, आप उसका हुँ, इस्तेमाल कर हुँ, सकते हैं। हुँ, अंडे की ज़र्दी का इस्तेमाल करें। कुछ लोग हैं वो ज़र्दी से भी डरते हैं, तो ज़र्दी हाँ, से भी डरने की आपको कोई सही ज़रूरत नहीं बात है, है, आप पूरा हाँ, अंडा खाएँ। सही। एज़ लॉन्ग एज़ आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल हुँ, इश्यू नहीं है, हुँ। तो आप ज़र्दी हर वैसे चीज़ ज़र्दी एन्जॉय कर ज़र्दी का सकते वैसे हैं। क्या इश्यू क्या है मनाहिल? शॉर्टली हुँ, बताइएगा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुँ, मिथ है ज़र्दी वाली कि जी योक नहीं खानी? हुँ।
अच्छा, एक तो ये है कि कुछ लोग कैलोरीज की वजह से ऐसा करते हैं कि जी हाँ अगर हम पूरा अंडा खा रहेंगे तो उसकी कैलोरीज ज्यादा हो जाएंगी। अब एक जो मीडियम साइज एग है वो हाँ, आपको 70 कैलोरीज दे देगा ज्यादा से ज्यादा। सही, तो 70 कैलोरीज कैसे आपका वेट गेन करा सकती हैं? एग्जैक्टली, सेकंड मसला सही, ये आता है कि कुछ हाँ, लोग कहते हैं कि जी अगर हम अंडे की सब्जी खाएंगे हम्म, तो गर्मी आती है जिस्म में और हमारे जो है वो दाने निकल आएंगे, हम्म, मतलब हीटिंग इफेक्ट आता है। ऐसा सही, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी है तो आपको क्यों हीटिंग इफेक्ट आएगा? हाँ, एग्जैक्टली वो और आपको हाँ। वाटर इनटेक अच्छा रखना पड़ता है और उसके हम्म। साथ आपको हम्म। जो भी आप खाते हैं उसके साथ आप उसको ज़ाहिर है डाइजेस्ट करेंगे और फिर आप हम्म। पिएंगे तो वो फिर आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। बहुत शुक्रिया हम्म। मनाहिल, बहुत अच्छी बातें की हमने, थैंक यू। ढेर सारी बातें की। आज हमने ये बातें भी की कि जी विटामिन की कमी हो जाए तो क्या क्रेविंग होती है, इसके अलावा उसको पूरा कैसे कर सकते हैं, एंड वेट गेन एंड वेट लॉस, इस सारे हवाले से आज हमने बात की और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया मनाहिल आपका। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं और जिस तरीके से ये मुकाबले हो रहे हैं बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं, यानी बंदा हैरान रह जाता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। और जो आप यकीन करें, जो फुटबॉल लवर्स हैं, यानी मैं भी फुटबॉल शौक से देखती हूँ बट नॉट सो मच, आई एम क्रिकेट लवर, बट जो जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं ना, उनकी निगाह एक एक चीज़ के ऊपर होती है, स्टेडियम से लेके एस्टिका से लेके वो ये नोटिस कर रहे होते हैं कि जी क्या चल रहा है। और अभी रिसेंटली आज वाला जो मैच था वो भी बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, सनसनीखेज मुकाबला हुआ, इंग्लैंड उसमें जो है वो जीत गया। अच्छा, अब ये जो मुकाबले हैं, अब जाहिर सी बात है ये इस तरह के मैचेस हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ टाइमिंग्स हैं ना, इनके बड़े आउट टाइमिंग्स हैं, लाइक यू नो रात में हो रहा है कोई मैच 4 बजे है, कोई 5 बजे हो रहा है, तो इस तरह के ही मैचेस हैं। लेकिन अब तक की जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि जी नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उनके जो फैंस हैं उनके बेशुमार मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं और उनके हवाले से कई सारी बातें की जा रही है। जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लेयर जिसने अपना नाम बनाया, 2010 से स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात रही वो ये रही कि जिस जगह से, मेट लाइफ से ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर इन 2010 और फिर उन्होंने फिनिश किया अब 2026 में मेट लाइफ स्टेडियम में। उनकी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, उनकी रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे, अभी जो रीसेंट मैच हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जी मेसी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, रोनाल्डो ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। हो क्या रहा है, करंट क्या सिचुएशन है, कौन सी टीम्स जो हैं वो लग रहा है कि जी अब बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट करेंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो सादिया शेख मौजूद हैं, फाउंडर है वुमेन फुटबॉल क्लब से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप बड़े बड़े अपसेट्स, बड़े बड़े अपसेट्स हो रहे हैं और लेजेंड्स रिटायर हो रहे हैं। हाँ। वाइकिंग्स ऊपर आ रहे हैं। इस दफा नॉर्वे ने अर्जेंटीना का जो मैच था, हाँ। उसे वो बड़ा ज़बरदस्त गया, नेक टू नेक। और अभी जो कल रिसेंटली मैच हुआ है नॉर्वे और ब्राज़ील का, व्हाट अ मैच। हाँ। इंग्लैंड और मेक्सिको का 3-2, हाँ, नेक टू। मैं कह रही हूँ ना, और सबसे बड़ी नई चीज़ है एक तो प्लेयर्स में बड़ी क्विकनेस आ गई है जो मैंने किया है। अगर आप पास से उठाएं, एजिलिटी, क्विकनेस, स्ट्रेंथ। इस दफा के गोलकीपर्स दे आर अमेजिंग। आप एक की नहीं तारीफ कर सकते, ऑल आर गुड। मैं कुछ मैचेस तो ऐसे रहे हैं, अगर गोलकीपर सही नहीं होते तो बड़े गोल पड़ने थे। जैसे अर्जेंटीना के का जो मैच हुआ था, 8 गोल्स उस बंदे ने बनाए। अभी रिसेंटली उसको 3-4 क्लब से आ भी गया। चेल्सी हैज ऑफर्ड हिम, इंटर मियामी हैज ऑफर्ड हिम, आपका रियल मैड्रिड है। पीआर के लिए कितने लोगों ने राब्ता किया है, बिल्कुल वो तो बड़े बड़े उनके लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। हाँ, आज कहाँ पहुंच गया अपनी मेहनत से। और हम सबको उसने एक चीज बताई है कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एट द एज ऑफ 40 उसकी एजिलिटी इज रिमार्केबल। जो और कुछ यंग प्लेयर्स में भी नहीं है। और जी ये सोचे ना उसके पीछे उसकी स्ट्रगल व्हाट ही हैज़ डन बिफोर ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी स्ट्रगल। और वो जब हम बात कर रहे थे ना कि जी आप मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, जी ठीक है, आपसे गोल नहीं हो रहा, आप प्रॉब्लम का शिकार हैं, आप मतलब आप
बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, एक दफ़ा नाकाम, 2 दफ़ा नाकाम, लेकिन सीख सीख के स्ट्रगल आपको कहाँ पहुँचाती है, और आप उसने सोचें। हर अपने प्लेयर को उठाया कि यू नो देवर, इसी तरह जापान ने इस दफ़ा बहुत अच्छा खेला है। मैं कहती हूँ कि They are very happy. वेल हाँ, हाँ। उनका कोच बाउ डाउन टू द स्टेडियम हाँ। कि वी विल कम बैक। हाँ। तो ये चीजें वो स्ट्रेंथ देखें ना, आप जब उनकी बात करें अबाउट उनकी, वो स्ट्रेंथ देखें ना, वो उम्मीद देखें कि वो उनका आप फेस अगर देखें तो वो ही लुक्स यू नो सो काम, बट वो एक ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि नहीं ओके वी विल डू। तो ये वाला जब पैशन है ना, जब आप इस पैशन के साथ मैदान में होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, तो दैट्स अमेजिंग। फिर क्राउड, वो तो वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन जो क्राउड बाहर एक्साइटेड है और जो शोर शराबा है, दैट्स अमेजिंग। पाकिस्तान में भी जो लियारी, आपको तो पता ही है, वहाँ पे पूरा सारा फुटबॉल का सारा जो है आज वो बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ब्राजील फैंस, दे लव नेमार, हाँ दे लव नेमार, दैट्स व्हाई ब्राजील इज आउट एंड मगर मैच वाज वेरी गुड। हाँ, अब नेमार के जो गोल किए, यस अमेजिंग, वाकई ही इज अ वाइकिंग, हाँ, अ यंगस्टर इन द मेकिंग। इसी तरह फ्रांस का देखें, पैराग्वे का, राइट, बड़ा मुझे तो था आई होप किसी की बोन ना टूटे। आपने देखा था जो पैराग्वे वाज प्लेइंग वेरी वेरी रफ। मैंने उसके हाइलाइट्स देखे थे, बट आई कुडंट सी द होल मैच, बट आई सॉ दैट हाइलाइट्स। मैं कह रही हूँ ना, इस दफा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड कप है, अभी तक नहीं पता चला। हाँ, अच्छा, इसमें जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना, वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हाई है कि जो बड़े आपके जो प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो है, मेसी है, नेमार, ऑब्वियसली नेमार तो रिटायर हो गए ऑलमोस्ट, उन्होंने इसका ऑफिशियली ऐलान कर दिया। हाँ, और लूक मॉड्रिक नेदरलैंड का है, हाँ, और भी बहुत सारे, मेनली जो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, 2-3 गोलकीपर्स रिटायर्ड हो रहे हैं, जिन्होंने यंगस्टर्स ने देखा है जिन्हें खेलते हुए सही। एंड बड़ा 8 से 10 यू नो वर्ल्ड कप मे बी विल नॉट बी द सेम विदाउट दीस हीरोज। यस ऑब्वियसली यू आर राइट। अब बात सारी ये है कि लोग इस वर्ल्ड कप के लिए क्यों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, यानी कि एक तो फुटबॉल के दीवाने पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान में नेमार के बहुत सारे जो है फैंस हैं। अब जिस तरह आपने लियारी का जिक्र किया कि वो बड़े सैड है, भाई वो बहुत सैड है, और जिस तरह आप उसकी स्ट्रगल देखें नेमार की, उसने कितनी स्ट्रगल, 80 गोल्स उसने अपनी थ्रू आउट इस करियर में किए। मतलब जब उसने उसका जो स्टेटमेंट था ना, दैट वाज सो यू नो कहना चाहिए इमोशनल। ही सेड आई ट्राइड, फिर उस मतलब यानी कि मैंने बहुत कोशिश की, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इट्स नाउ नो मोर। मतलब दैट वाज यू नो दैट वाज सो इमोशनल, वेरी हार्ट टचिंग। और सबसे बड़ी बात उनका बड़ा लाइक इंजरीज के साथ भी उनका बड़ा रहा है। 38 मिनट्स ही वाज स्ट्रगलिंग इन द ग्राउंड, 38 मिनट्स। जिस तरीके से वो सही कह रहा था ना कि आई ट्राइड, तो वो चीज़ें नहीं हो सकी। यहाँ से जो फुटबॉल का पैशन है ना, वो लोगों को पता चलेगा कि कितने लोग इसको पसंद करते हैं, और ग्राउंड में जो सूरत हाल है वो क्या होती है। क्राउड के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टेडियम से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वहाँ पर जो बहुत सारे जो शायकीन हैं, जो वहाँ पर फैंस बैठते हैं, उनको थोड़ी कंप्लेंट्स है। अब ये स्टेडियम के अकॉर्डिंगली है, मतलब स्टेडियम के हवाले से, उस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 इस पर कर रहे हैं हम बात, और हमारे साथ सादियाँ हैं, और मज़े की हम बातें कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो भी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ट्रेंडिंग क्या है, अभी रिसेंटली क्या बातें हो रही हैं। नेमार के हवाले से हमने बात की, नेमार के थोड़े से करियर के हवाले से बताएं, ताकि उनके फैंस जो हैं, जो अभी बड़ा दिल बर्दाश्ता भी हैं, और वो कुछ फैंस तो ये भी कह रहे हैं अब क्या फ़ायदा, अब तो हम फुटबॉल नहीं देखेंगे क्योंकि नेमार नहीं है। वहीं मेसी के फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। मगर मेसी ने कहा है कि मैं अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लूँगा, मुझे मीडिया नहीं बताएगा मैंने कब रिटायरमेंट लेनी है। देखिए, ये जितने लेजेंड्स हैं ना, इनके अगर आप पास्ट देखें, इंक्लूडिंग नेमार, इट्स अ वेरी हार्ड पास्ट। सही, दे वर नॉट बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, नन ऑफ देम। हालैंड का आप कह सकते हैं फादर वाज इन फुटबॉल, गुड कैरियर, एवरीथिंग वाज कमिंग स्मूथली। मगर ये खासतौर पे नेमार, मेसी, रोनाल्डो,
इनके चाइल्डहुड बड़े आप देखें बड़े स्ट्रगल वाले रहे, पॉवर्टी में गुजरे, स्ट्रगल में गुजरे। वो जिस तरह, इसी तरह अगर आप पास में जाएं तो पहले था मैराडोना था, इनके भी बड़े पास्ट जितने, और नेमार की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, ही हैड अ वेरी इंजीरियस पास्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा इंजरी रिलेटेड था। हाँ, मगर ही डिड नॉट गिव अप। और मैं आपको एक बात बताऊं, वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे फैंस बहुत शायद उस कंट्री फुटबॉल देखेंगे, शायद उस कंट्री का मैच ना देख सके। यही तो ना कि सोशल मीडिया पर एक जो है ना कि कमेंट्स का तूफान बपा है कि भाई मेसी रिटायर हो जाएगा, रोनाल्डो रिटायर हो जाएगा, नेमार जो है उसने ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, अब हम फुटबॉल मतलब अब हमारा फेवरेट कौन है? क्योंकि ये किंग्स ऑफ फुटबॉल, मतलब ये वो लोग हैं कि इनके फैंस बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग इनके फैंस हैं और पूरी दुनिया में इनके फैंस हैं। और अगर आप फुटबॉल का क्रेज़, आप मुल्क से बाहर जाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों में फुटबॉल का कितना क्रेज़ है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि अलार्म लगा के जो है ना वो बैठे होते हैं कि नहीं हमें मैं कहती हूँ अच्छा 4 बजे हो गया, 5 बजे मैच शुरू होगा, आप किसी को कॉल करें, वो फुटबॉल का मैच है। अच्छा 1-2 मैचेस ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैंने भी देखने की कोशिश की, बट हमें तो ज़ाहिर है सुबह यहाँ आना होता है तो उस तरह से वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, फिर आप हाईलाइट्स देख रहे होते हैं ऑल दैट। बट फुटबॉल के बहुत सारे फैंस हैं, लियारी का जिक्र करते हैं और इसी ये जो फुटबॉल का पूरा सिनेरियो है ना, इसी हवाले से बात करते हैं कि आप सोचें कि हमारे यहाँ लोग इतना पसंद करते हैं फुटबॉल को, अगर हमारे यहाँ से भी ऐसे ही लोग निकले, अगर हमारे यहाँ से भी ऐसे ही टैलेंट निकले तो सोचें हमारे अपने ही मुल्क में जो है क्या समा हो और लोग इसको किस तरह से सेलिब्रेट करें। मैं आपको एक बात बोलूँ, फिर आई विल से, मैंने लास्ट शो में भी आपको कहा था कि पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की। हाँ, आप यू पिक अ लीफ, you will find a talented boy and many girl. talented, हाँ। No, I'm not saying boys only, girls even. Girls also, हाँ। सही है। और मगर आजकल सॉरी टू से थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है ना, इट्स मोर ऑन द मार्केटिंग, या हम एम्फसाइज करते हैं अपने क्लब को ऊपर लाने का, और किस तरह हम मनी माइंडेड मोर हैं। अब वहाँ पे जहाँ से ये लोग आए हैं, ये छोटे छोटे गैरेजेस में खेलते थे। नेमार, ये लोग सब गैरेजेस में खेल के बने, राइट, स्मॉल गेम्स, फुटसॉल एंड देन फुटबॉल। तो इनकी अगर आप स्किल्स देखें, दे आर रिमार्केबल। हमारे यहाँ स्किल्स पे काम नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर करना ही नहीं चाहते ना मैम, मसला ये है कि करना ही नहीं चाहते। जब कोई भी शख्स किसी चीज में अपना 50% इंटरेस्ट शो करता है तो अगला बंदा 30% इंटरेस्ट शो करता है। आपका गोलकीपर की आपका अलग होगा, डिफेंडर्स की आपकी अलग प्रैक्टिस होती है, मिडफील्डर्स की अलग, स्ट्राइकर्स अलग, लिबरोस अलग, डाइट एंड न्यूट्रिशन अलग, ये सब देना चाहिए जिस क्लब में बच्चा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। मगर ये नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बिल्कुल वहाँ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्लब्स हैं या यहाँ पर जो इस तरह से बच्चे या स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ना, उनको सबसे पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बताएंगे कि जी ये रूल है, ये सारा कुछ है। अब वो रूल्स में इतना ज़्यादा उनको वो स्टक कर देते हैं, भाई आप उनको ये भी तो बताएं ना उनकी फिजिकल ट्रेनिंग क्या है, अगर उनकी पास कोई स्किल है तो उसको कैसे पॉलिश किया जाए। मतलब अगर आप खुद कोई ट्रेनर हैं, आप खुद कोई टीचर हैं, तो आपको पता होगा कि किसी के अंदर क्या क्वालिटी है, उसको बाहर कैसे निकालना है और वो क्या कर सकता है, और ये वही करता है जो उस फेज से गुजर चुका हो। मगर हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लब में तो होंगे, पॉलिश कोई एक भी नहीं हो रहा होगा। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे यहाँ बच्चा अगर राइट लेग है या लेफ्ट लेग है, वो उसी से खेलता है, जबकि दोनों पाँव का सेम चलना बहुत जरूरी है। 100 या 80%, अगर मैं राइट है तो मेरा लेफ्ट 80 चलना चाहिए। मगर यहाँ पे वो ट्रेनिंग नहीं देते। क्यों नहीं? आपको बताऊं, हम अपने क्लब में अगर नहीं कर रहा ना तो हम वो राइट लेग बांध देते हैं। ओके, यस, रोप इट अप, खेलो इससे खेलो। ऑब्वियसली जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी आप प्लेयर नहीं बन सकते। यस, बिल्कुल। आप उस लेवल की बात जब करोगे जब आप उस लेवल के ग्रास रूट पे 1.5 साल का भी बच्चा आपका एक्टिव है, टेक हिम इन सॉकर फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट इज मोर, क्योंकि उनका इतना दिमाग भी नहीं होता ना,
डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। 20 to 30 मिनट्स आप उसको सिखाएं, बोल दें। हाँ सही, अगर उसको पैशन ये बहुत है। बहुत अच्छी बात करें कि छोटे बच्चे को भी अगर आप ये सिखाते हैं ना, तो वो बड़े होके कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ डेवलप होती है, वो रिस्पॉन्स आता है। अब हमारे यहाँ फ़ुटबॉल का जितना क्रेज़ है, बात वही है कि हमारे यहाँ से भी इस तरह का टैलेंट निकलता, हमारा टैलेंट भी जो है इसी तरीके से आगे प्रमोट होता तो कितना ज़बरदस्त होता। अच्छा, अब फ़ुटबॉल के जो मैचेस हो रहे हैं उसमें कौन सी टीम्स आपको लगता है कि नहीं अपसेट कर सकती हैं, और जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट में एक टर्म यूज़ करते हैं हम जी, अनप्रेडिक्टेबल। सो अभी अनप्रेडिक्टेबल क्या लग रही है? 2 मैचेस बड़े अच्छे आ रहे हैं। हाँ। एक तो रोनाल्डो की टीम मैं कहते हैं, हाँ, क्योंकि रोनाल्डो ने स्पेन के साथ। हाँ, Now Spain is another team, yes, and it has a lot of attacking हाँ, players. हाँ, सारे I guess youth डे है। आफ्टर टुमारो उनका मैच है 6 जुलाई आज है। आज हाँ, कितने बजे है मैम? ये रात में ही है मिस। आज So it रात के कुछ हाँ, चले हम ये जो मैच है देखने वाला है, हाँ, क्योंकि ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स है। हाँ, जैसे मतलब ब्राजील और इसका था नॉर्वे का। हाँ, अच्छा, मेक्सिको और इंग्लैंड का मुझे था आज कि इतना, हाँ, मैंने कुछ हाइलाइट्स देखे थे जब मैं निकल रही थी मगर ऑफिस से, अब तो ये मैंने जो कुछ हाइलाइट्स देखे थे। हाँ, ये वाला जो मैच है, हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त मैच है, क्योंकि एक तरफ आपके पास रोनाल्डो है, इनकी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, हाँ, दूसरी तरफ स्पेन की टीम है, फुल ऑफ यंगस्टर्स, और मैंने इनके अंदर जो पैशन देखा है ना, इनमें जो खेलने का जो जज्बा है, और ये जो सिंक में खेलता है स्पेन, मुझे जो और स्पेन जिस तरह की अटैक करते हैं ये हाँ, एज अ चेन, हाँ, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा, टीम है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होता ये है कि एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, इनएक्टिव लग रहे होंगे आपको कि नहीं, थोड़ा हाँ डल रिएक्शन, सडन स्पेन जेलअप होता है सडन आपको पता लगता है ओह गॉड व्हाट हैपेंड, स्पेन ने गोल कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी तरफ अभी एग्रेशन भी शामिल हो गया है और एक ईगो भी शामिल हो गई रोनाल्डो की। हाँ बिल्कुल, यस, अब रोनाल्डो ने जो है, वैसे तो उसने ये बातें करना शुरू कर दी, ठीक है जी, मुझे लोग किस तरह से याद रखेंगे, और मतलब मैंने ये सारा कुछ किया, मुझे ये याद रखेंगे, लोगों के टिकट्स के बारे में बात की, उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। वहीं उसने ये भी कहा है, ये आखिरी मेरा मैच नहीं होने जा रहा ये आखिरी मेरा जो है वो लास्ट मैच नहीं होगा। ज़ाहिर है अगर वो वहाँ से आ जाएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से उसका एग्रेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, मैंने जैसे आपसे हाँ, कहा ना, हाँ, इट्स अ फाइट बिटवीन ही विल ट्रूली यूथ एंड एक्सपीरियंस। हाँ, 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 और जो मगर स्पेन के पास जो एग्रेसिव बच्चे हैं ना, हाँ, देखिए वो बड़ा डिफरेंस वो करते Create हैं। करते लमीन हैं, यमाल है उनका, तो सब ये उसके ऊपर तो सबकी नजरें हैं सबकी नजरें हैं। एंड लास्ट मैच में भी ही ट्राइड हिज लेवल, बस बट हार्ड लक था उसका। हाँ, अगर प्लेयर वो अच्छा है, हाँ, स्पेन के पास 3-4 ऐसे अटैकर्स हैं, हाँ, मिडफील्डर्स और अटैकर्स, जिनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और जहाँ पर ये जितने भी फुटबॉल टीम के मेंबर्स होते हैं, जब ये जेलअप होते हैं, तो डेफिनेटली इनके अंदर एक चीज़ ज़रूर ये बिल्ड करते कि भाई आपने कोई भी, अगर आपको मौका मिलता है तो आपने उसको नहीं छोड़ना है, और अगर किसी से कोई हो भी जाता है कि ठीक है कोई नहीं गोल कर पाए, तो उस टाइम पर इनकी बाकायदा ब्रेन बिल्डिंग की जाती है कि आपने उधर स्ट्रेस नहीं होना है, और अपने ब्रेन के साथ आपने एक्टिवली यू हैव टू एक्टिव कि आपने ग्राउंड के अंदर एक्टिव रहना है। क्योंकि जैसे क्रिकेट को हम कहते हैं ना कि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट नर्व गेम, जो प्रेशर हैंडल कर गया, तो फुटबॉल में स्ट्रेस होता है कि गोल नहीं हो रहा, गोल नहीं हो रहा, गोल नहीं हो रहा। क्रिकेट में आपको रन्स का प्रेशर होता है, आप ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है मुझे इतने ओवर्स के अंदर जो है वो इतने रन्स करने, या फिर अगर आप पहले खेल रहे हैं तो आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई हमने इतना टारगेट सेट करके देना है अगली टीम को, फिर वो चेज़ करें। फुटबॉल में आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका पल्स, आपका पूरा जो दिमाग है ना, वो इस चीज़ में लगा हुआ होता है कि आपने गोल करना है। अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। हार्ट अटैक भी फुटबॉल में होता है, इसीलिए हार्ट अटैक आते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो इनके मैचेस से पहले भी और उससे पहले भी जो इनकी ट्रेनिंग होती है, सबसे ज़्यादा
जिसने बात वही ना, जिसने सब्र कर लिया या नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, मतलब इफ रोनाल्डो की हम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट मैच में तो उनके टीममेट्स उनसे खुश नहीं थे, दे वर नॉट पासिंग इट टू हिम, अच्छा, ही वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद उनकी टीम का इस हवाले से चेंजेस आई, टीम में भी चेंजेस आई। कंपैरेटिवली अगर मैं टीम वर्क कहूँ, स्पेन का टीम वर्क पोर्तुगल के टीम वर्क से बहुत ज्यादा है। वही तो मैंने आपको कहा ना कि they are too much dangerous people. And all of them are youngsters. अगर आप देखें एक एज के ही हैं, हाँ, तो कंपैटिबिलिटी भी आपस में इनकी ज्यादा मुझे लग रही है। अच्छा, वेल यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, तो इस अहम मैच में माय प्रेडिक्शन इज स्पेन ले जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, हाँ, चलें, लेट्स सी मगर इट्स फुटबॉल, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, यस, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, मगर जो मैंने स्टडी किया है, आई विल गो विद रोनाल्डो स्टेटमेंट। You're a Ronaldo fan, Yes. then. It's not about friend. जो मैंने No, नहीं, सही कह रही हैं आप। जो मैंने रीड किए हैं, as a team, as a team, not as a person. टीम स्पेन की बड़ी एग्रेसिव है, जेलप है, सही। स्पेन जैसी एक और टीम बताएं जो आपको इतनी जेलप, इतनी इंथुजियास्टिक, इतनी एनर्जेटिक नजर आ रही है। मोरक्को, दे आर डूइंग गुड, है ना? सही। मेरी सेकंड फेवरेट है। ओके, दे आर डूइंग अमेजिंग एज अ टीम, बहुत अच्छा खेल रही है। सही। और अब ये सेकंड क्लैश जो होगा देखते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त होगा, अर्जेंटीना का और इजिप्ट का। हाँ, सही। इसमें मो सलाह है, हाँ, और उधर मेसी है किंग। चले जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि किसकी टीम जो है वो जीतती है। और आप लोगों के जो फेवरेट टीम्स हैं, आप उनको सपोर्ट करें, ज़रूर करें। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है जारी है, हाईलाइट्स हमने आपके सामने रखी है, हमने आपको बताया कि रिसेंट क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें जो है वो अपकमिंग है। मैच जो है उसमें तो साथ स्पेन को फेवरेट का है। लेट्स सी कि वाकई स्पेन क्या कुछ करता है या फिर कुछ अनप्रेडिक्टेबल मैच हो जाता है, क्योंकि रोनाल्डो जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये उनका लास्ट मैच ना हो और वो ही विल कम बैक। और यही कोशिश मेसी ने भी की है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, और जब अगर ये रिटायर हो रहे हैं तो इससे फुटबॉल देखने वालों पे बहुत असर पड़ेगा। अब सवाल वही होता है ना कि इनकी जगह कौन ले सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट शो में। आपका शुक्रिया, आप हमारे शो के लिए आई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, फिर एक और मौजू है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब हम बात करेंगे कि भाई अपनी खूबसूरती को जो है वो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत हर इंसान है, अल्लाह ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बात इसकी है कि आपने अपना ख्याल रखना होता है। अच्छा, जब मैं स्किन केयर के हवाले से बात करती हूँ ना, तो स्किन केयर की आजकल बेतहाशा प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। स्किन केयर के हवाले से बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो लोग बता रहे होते हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन शायद उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो रेलेवेंट लोगों से बात नहीं करते या उनको रेलेवेंट रेमेडीज़ नहीं पता चलती और सारा वक्त बर्बाद करते हैं। स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं करने चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका पैच टेस्ट करें। अगर आप कहीं से कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप उसकी टाइमिंग का ख्याल रखें कि अगर आपने 1 महीना पहले एक ट्रीटमेंट कराया है तो फ़ौरन से 15-20 दिन बाद दूसरा ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि आपकी स्किन बहुत नाजुक होती है और आपने इसका बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि गोरे रंग का बड़ा एक क्रेज़ है, मतलब हर किसी को गोरा होना है, हर किसी को गोरा दिखना है, और समहाउ आई पर्सनली बिलीव ऑन इट कि ये वर्केबल है, क्योंकि लोग प्यारे देखना चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है या अगर पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग इस हवाले से बात करते हैं कि जी रंग गोरा होना चाहिए, तो चलिए उनकी चॉइस है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, रंग जैसा भी हो।
आपको अच्छा प्रेजेंटेबल नज़र आना चाहिए, दैट इज़ इनफ। लेकिन अब चलें, ये ट्रेंड है कि जी नहीं, हमें वाइटनिंग क्रीम्स भी लगानी है, हमें स्किन केयर भी करनी है, तो हमने सोचा फिर हम भी इसी पर आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं स्किन को, स्किन वाइटनिंग के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नैयर आपा ने, उनको शो पे वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा नैयर आपा, जिस तरीके से बड़ा क्रेज़ है ना कि हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है और हर कोई जो है वो चाहता है कि उसका कलर जो है वो गोरा हो जाए, वो खूबसूरत नज़र आए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इशू ये होता है कि लोग अपनी स्किन पर इतने तजुर्बे करते हैं कि वो उनकी स्किन जो पहले होती है उससे भी ज़्यादा जो है वो ख़राब शेप में आ जाती है। तो आज सबसे पहले आपके जो हर्बल आप फेस मास्क हमें बताएंगी, उस पर बात करने से पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जिन लोगों की स्किन बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद किसी साइड इफ़ेक्ट का शिकार हो जाती है या प्रॉब्लम करती है, जैसे कि वो रेड हो गई है, उस पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, कलर मज़ीद डल हो गया है, झाइयाँ बन गई हैं, उसका क्या इलाज है, उसको कैसे क्योर किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो है ना वो एक बहुत ज्यादा जो है ना वो एक बच्चियों में, खवातीन, अब जेंट्स के अंदर भी कि रंग चिट्टा होगा तो ही हम खूबसूरत दिखेंगे। हाँ। जबकि अगर आपकी जिल्द खूबसूरत होगी, मैं थोड़ा सा जो है ना वो लाजमी हर चीज का पॉजिटिव एंड बिल्कुल बताइए, बिल्कुल वो बिल्कुल लास्ट में मैं बताती होती हूँ। आप लोग नेट पे आजकल गूगल सर्च हर कोई कर रहा होता है, नेट हर के हाथ में मोबाइल है। आप सिर्फ जो है वो स्प्रे राइडर जो है वो इस तरह की वाइटनिंग क्रीम के साइड इफेक्ट्स जो है वो पहले खोल के देख ले। कोई भी क्रीम जो है वो यूज करने से पहले, वाइटनिंग क्रीम खासकर जो फार्मूला क्रीम है, या तो आप यकीन करें, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, आपका अगर कलर जो है वो सांवला है, जैसा भी है, तो आप अल्लाह ताला का जो है वो लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिल्द जो है वो सेहतमंद है, बेशक सांवला कलर है। तो ये क्रीम्स लगा के आप देखें कि स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर इतनी डैमेज रेड स्किन हुई हुई है, वेन्स नजर आ रही है कि पसीना तक जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, किचन में नहीं जाता, धूप में नहीं जाता। तो उसके बाद फिर जो जिल्द का हाल होता है, फिर वो पूरी लाइफ आपने इसी तरह की यही वाली स्किन के साथ सफर करना है, ये आप ज़हन में रखें। क्योंकि फिर जब स्किन डैमेज हो जाती है ना, इसको हील करना, इसको रिपेयर करना, यहाँ पे फिर जो है ना वो सर्जरी भी जो है ना वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। सर्जरी भी इस तरह की स्किन के ऊपर जो है ना वो नहीं हो पाती कि अगर आप कहें कि चले सर्जरी हो के मेरे पास इतने जो है वो सोर्स हैं कि मैं सर्जरी के साथ जो है वो अपनी स्किन को बेहतर कर लूंगा। जिल्द का टेक्सचर एक दफा आपका खराब हो गया, वो जो है वो फिर नहीं हील होता, वो नहीं रिपेयर होता। इस तरह की कोई भी क्रीम में यूज करने से पहले एक चीज ज़हन में रख ले। दूसरे नंबर पे स्किन इवन टोन होनी चाहिए, छाइयां, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे ना हो। अगर दाने निकले हैं तो दानों के बाद के दाग धब्बे ना हो, खड्डे ना हो, इस चीज की जो है वो आपने एहतियात करनी है। अब आपके चेहरे पे अगर पिगमेंटेशन आना शुरू हुई है, दाग धब्बे आना शुरू हुए, जिस तरह से आपने बात की कि ऑथेंटिक रेमेडीज जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो टोटका वो रेमेडी जो है वो उससे सुनी, उसने लगाई, आपको पता नहीं उसकी स्किन ऑयली थी, उसकी स्किन किस तरह की थी कि उसको सूट कर गई। आपकी स्किन, हर एक की स्किन की टोन और हर एक की जो स्किन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले अपनी स्किन की टाइप को समझे। हम बात करते हैं जिस तरह से आजकल गर्मियां है, सन टैन हो रहा है, बहुत ज्यादा सनबर्न हो रहा है, उसके साथ पिगमेंटेशन वगैरह ये वाले इश्यूज हो रहे हैं। और कुछ लोगों को एक्नी हो रही है बहुत ज्यादा, एक्नी ड्राई हो जाती है, तो एक्नी के बाद के दाग धब्बे, और अगर आप ब्लैक हेड्स उसको पॉपअप करके निकालते रहते हैं तो खड्डे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आपकी ये वाला मौसम है, जैसे हम हब्स की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, स्किन पे बहुत ज्यादा जो है वो ऑयल आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर हर दूसरे को जो है ना वो स्किन के प्रॉब्लम इशू जो है ना वो फेस करने पड़ रहे हैं। आप क्या करें, सबसे पहले डेली रिजीम के अंदर मैं आपके साथ एक इतना अमेजिंग इसका जो है वो मैजिकल रिजल्ट है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। आप ये वाला पाउडर बना के आप अपने ड्रेसिंग पे या अपने वॉशरूम के अंदर आप इसको रख लें। इसको घर में हर कोई बच्चा भी यूज कर सकता है फेस को वॉश करने के लिए, ठीक हो गया। आपने क्या करते हैं, ये जो फमीर जो हम बेकिंग वगैरह के अंदर यूज करते हैं ना, इसको पिज़्ज़ा की डो वगैरह के अंदर ब्रीक ब्रीक से ग्रेन्स होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है ये एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम इशू को सॉल्व करने के साथ साथ
ये आपकी स्किन को एक कोरियन ग्लास की लुक फील जो है वो देता है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 कप जो खमीर है ये, और 1 कप ही इसके अंदर आपने चीनी लेके उसको आपने जिसमें से चाय जिसमें से स्ट्रेन करते हैं, हाँ। उसमें से उसको छान लेना है, यानी कि हमें उसके बहुत बारीक ग्रेन्स चाहिए। तो आपने जितना जो है वो खमीर लिया है, ईस्ट लिया है, उतनी ही उसके अंदर वो छनी हुई चीनी डाल देनी है, सिंपल। और कुछ आपने कुछ भी नहीं करना। आप जो भी फेस वॉश जो है वो यूज करने लगे हैं, 2 या 4 ड्रॉप अपने हाथ पे उसके डालें। हाँ। और ये वाला जो हमने दोनों चीजों का पाउडर डाला है, ½ टीस्पून ये डालें। इसको आप मिक्स करें और थोड़ा सा अपने फेस को पहले डैप कर ले, हल्का सा वेट कर ले। उसके बाद उसको मिक्स करके इसके साथ मसाज करें 2 से 3 मिनट। सर्कुलर मोशन में मसाज करें, जहां पे आपको लगता है मेरे टी जोन ऑयली है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है, तो वहां पे जो है वो आप जेंटल सा 2 से 3 मिनट तक जो है वो थोड़ा ज्यादा जो है वो उसको मसाज कर ले। इसके साथ जो है वो 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप चेहरे को वॉश करेंगे। आप बिलीव करेंगे, जिनकी अगर टैनिंग है, सन टैन हुआ था, सन बर्न हुआ था, पिगमेंटेशन थी, ये उसको रिमूव करेगा। अगर किसी के जो है वो टी जोन पे बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल आता है और उसकी वजह से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड जो है वो बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो ये उसको भी उसी टाइम जो है वो डीप पोर क्लींजिंग करके इसको रिमूव कर देगा। और अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं से ऑयली है, कहीं से ड्राई है, उसको जो है ये इवन कर देगा। और इसके 1 से 2 मिनट मसाज करके चेहरा वॉश करने के बाद आप बिलीव करें, जब आप शीशे में देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आपको यकीन करें, कोई भी फेशियल चाहे 15 दिन चाहे महीना आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप अपनी डेली रजीम, ब्यूटी रजीम का जो है वो हिस्सा बना। सही, बिल्कुल। और ये आपने जिस तरह से ये बताया ना, ये अमेजिंग रेमेडीज़ हैं, ऑथेंटिक रेमेडीज़ हमेशा काम आती हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, ये घर में ना बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बनाई जा सकती हैं, जैसे फेस मास्क है, या फिर आप कोई क्रीम बना रहे हैं, कोई नाइट क्रीम बना रहे हैं, डे क्रीम बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शेयर करें हमारे साथ में कि किस तरीके से होम केयर घर में ही चीज़ें बना के की जा सकती हैं। और आज आप हमें स्पेशल क्या बता रही हैं? हाँ जी, स्पेशल आज मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से ये वाले जो 2 महीने हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वो हब्स के हैं, नमी के हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग के हैं, ऑयली स्किन है, रात को आप घर वापस आ गए, अब आप मुंह भी धो लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज्यादा जो है वो स्किन टैन हुई है और मुझे जो है वो कुछ करना है ताकि जब मैं सुबह उठूं तो मैं फ्रेश दिखूं। ठीक है, एक चीज और, जिस तरह से आपने बात की, बहुत जबरदस्त आपने बात की कि हर 15 दिन बाद जो है वो, आजकल तो बच्चियों ने फेशियल किट्स खुद लेके रखी हुई हैं और कहीं पे भी जाना है, ब्लीच की और फेशियल जो है वो हर 15 दिन बाद कर लेती हैं। 15 दिन आपने फेशियल बिल्कुल भी नहीं करना। और इस मौसम में तो आप बिलीव करें, मैं 30 साल से अपना सैलून चला रही हूँ, मेरे कोई भी जो क्लाइंट्स होते हैं, मैं इन 2 महीनों के अंदर उन्हें मना करती हूँ कि आपने अपनी स्किन को छेड़ना नहीं है, कोई फेशियल नहीं, कोई ब्लैक हेड नहीं निकालने, कोई इस तरह का केमिकल्स आपने अपने फेस पे यूज नहीं करने। आप क्या करें, मैं आपके साथ जो है वो एक फेस मास्क जो है वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आज तक लोगों ने बेकिंग सोडा और इस तरह की बड़ी चीजें यूज की, लेकिन ये जो ईस्ट है, ये जो खमीर है, आपको अंदाजा नहीं है इतना जबरदस्त जो है ये ब्यूटी इंग्रेडिएंट है कि ये आपकी स्किन को व्हाइटनिंग, अगर आप चाहेंगे ये व्हाइटनिंग देगा, ग्लो चाहेंगे ये ग्लो देगा, एक्सफोलिएट चाहेंगे ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। मैं आपके साथ जो है वो एक इस तरह का हर्बल पैक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इस मौसम में आपने बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करनी है, आपने कोई स्क्रब यूज नहीं करना और आपने बिल्कुल भी जो है वो फेशियल्स वगैरह को जो है वो फॉलो, जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो जिस तरह से मैंने आपको खमीर और चीनी का बताया, आपने जो है वो आधा कप खमीर ले लिया, आधा कप आपने चीनी ले ली, आधा कप ही आपने सफेद संदल का पाउडर, आपको जो है ये पंसारी से आराम से मिल जाएगा, और आधा कप ही इसके अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर। ये वाली चारों चीजें आपने लेके रख लेनी है। इसके अंदर आपने 1 चाय की चम्मच सिर्फ हल्दी की डालनी है, सिर्फ, और 1 चाय की चम्मच गुलाब की पत्तियों का पाउडर, ये ज्यादा नहीं डालना। ये आपका एक फेस पैक बन गया, इसको आपने रख लिया। अब आपने इसको यूज किस तरह से करना है, एक ही घर है, कुछ लोगों की ऑयली स्किन है, कुछ लोगों की जो है वो नॉर्मल या ड्राई स्किन है। इस मौसम में भी जिनकी ऑयली स्किन है वो क्या करें, इसी पाउडर में से 1 खाने का चम्मच ले, ऑयली स्किन वाले 1 खाने का चम्मच साथ मुल्तानी मिट्टी डाल दें।
और दही के अंदर मिक्स करके इस पेस्ट को जो है वो आपने 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना, पड़ी रहे। उसके बाद आप जब मिक्स करेंगे तो ये जस्ट लाइक एक फॉर्मिंग आपका जो है वो एक टेक्सचर इसका बन जाएगा। आपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद ये वाला जो फेस पैक है ये आपने पूरे फेस के ऊपर लगा। ये आपका 10 मिनट 15 मिनट कम से कम आधा घंटा आप जरूर लगा के रखें। इसको ड्राई हो जाए, इसको जो दोबारा से बचा हुआ ब्रश के साथ उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले। आधा घंटा तो लाजमी लगाए। आधे घंटे के बाद आपने इसको जो है वो बड़ा जेंटल सा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए बाथरूम में जाके इसको वॉश कर देना। ये करेगा क्या, हमने मुल्तानी मिट्टी डाली ऑयली स्किन वालों के लिए, ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। आपकी अगर स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह इकट्ठी हुई है ये उसको अंदर से जाके जो है वो निकाल लेगा आपके पोर से। उसके बाद आपके स्किन के ऊपर जो है वो सन टैन हुआ है या सन बर्न हुआ है, क्योंकि ऑयली स्किन जिनकी होती है और अगर धूप में निकलते हैं तो उनकी ज्यादा जो है वो स्किन सन बर्न होती है, क्योंकि धूप ऑयल की वजह से स्किन को ज्यादा बुरी तरह झुलसा रही होती है। तो जो सन टैन हुआ है ये आपकी सन टैनिंग को जो रिमूव करेगा और आपकी किसी भी तरह की टू टोन अगर स्किन हो रही है तो उसको भी इवन करेगा। आधे घंटे के बाद आप जो है वो मसाज करके इसको वॉश कर दें। आपको देखें कुछ भी फेस के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी स्किन को सांस लेने दें। आपकी स्किन जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है अपनी स्किन के अंदर। दिन में तो हम बाहर होते हैं, डस्ट वगैरह स्किन पे जो है वो पड़ रही होती है, ऑयल आ रहा होता है या फेस पे कुछ ना कुछ लगाया हुआ होता है, तो आप जो है वो इसके साथ मसाज करके वॉश करके आप सो जाएं। आप डेली बेसिस पे इसको करें, आप देखें कि आपके ऑयली स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल नहीं होंगे। जिनकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है वो इसके अंदर जो है वो मुल्तानी मिट्टी की जगह मैदे को यूज करें। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नैयर आपा से और हम स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं और वो हमें जिस तरह से फेस मास्क उन्होंने बताया अमेजिंग। मज़ीद घर में क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं इस हवाले से जो है नैयर आपा से जानते हैं। नैयर आपा ये बताइए कि मज़ीद क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लोग कहते हैं जी डे क्रीम अगर आपने बनानी है तो घर में बना लें, कोई सीरम बनाना है तो भी बना लें और हज़ारों रुपए जो है वो अपने बचा लें। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ये जो ऑर्गेनिक स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, वो बेसिकली ये जो आपके किचन में आपके फ्रिज के अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं। आप देखें कि आजकल जो है वो कितना ज्यादा जो है वो हाइड्रोनिक, नियासिनामाइड, सैलिसाइलिक और ग्लाइकोलिक, AHA, BHA इस बेस के ऊपर जो है वो सीरम्स और क्रीम और फेस वॉश जो है वो सेल हो रहे। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं इसको। आप देखें जो डिस्प्रीन जो पानी के अंदर हम टेबलेट डालते हैं, डालते ही जो है वो डिजोल्व हो जाती है, उसके अंदर जो है सैलिसिलिक एसिड है। जिन लोगों की खासकर ऑयली स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत ज्यादा जो है वो इधर फेस वॉश किया उधर ऑयल आ रहा होता है, तो उनके लिए वो क्या करें कि जैसे नाइट के अंदर फारिग हुए हैं थोड़ा सा पानी ले, जस्ट लाइक 2 टेबलस्पून 2 टैबलेट उसके अंदर डालें, उसको डिजोल्व होने दें और थोड़ा सा उसमें हनी डाल दें। उसके बाद कॉटन के साथ आप इसको सर्कुलर मोशन में पूरे फेस के ऊपर लगा के छोड़ दें। 10 मिनट के लिए लगी रहे। 10 मिनट के बाद आप बिलीव करेंगे कि आपकी अगर जो है वो ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी वगैरह बन रही है तो इसके साथ आपकी एक्नी बनना खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये आपकी जो स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल है उसको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगी। नंबर 2, जिन लोगों की आप देखें कि आजकल जो है वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन है, गर्मियों के अंदर भी उनकी स्किन पे जो है वो ग्लो नहीं होता, स्किन ड्राई हो रही होती है। आजकल देखें कि हमारी फ्रूट्स की शॉप पे आड़ू और खुबानी कितनी ज्यादा है। जो खुबानी है ये अमेजिंग आपकी स्किन के लिए एक ब्यूटी जो है ना ये फ्रूट है। आप क्या करें कि खुबानी लें, खुबानी को लेके जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली है, पकी हुई है, उसको कांटे के साथ जो है वो अच्छी तरह से मैश करें। उसके अंदर अगर फ्रिज में आपके थोड़ी बिलाई है वो डाल लें, नहीं तो एक आधा विटामिन ई का कैप्सूल डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ये ब्लेंड कर लें और इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें। ये आपकी जेल बेस्ड 100% ऑर्गेनिक जो है ये क्रीम बन जाएगी। इसको आप जो है वो फेस पे रात में फेस को वॉश किए इसको लगाते जाए, मसाज करते जाए, ये स्किन में एब्जॉर्ब होती चली जाएगी।
ओवरनाइट इसको छोड़ दें, सुबह उठ के आप फेस को वॉश करें। हाँ। अगर आप चाह रहे मेरी टैनिंग भी खत्म हो जाए, मेरा सन टैन है या जी बिल्कुल, पिगमेंटेशन हाँ, या फैट हो जाए, डलनेस खत्म एक हो जाए, चुटकी टैनिंग हल्दी, खत्म हो जाए। जी 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 जी, जी, हाँ। इसी के अंदर एक चुटकी हल्दी की और एक चुटकी इसके अंदर आप जो है वो मुलट्ठी का पाउडर डाल दें। आप बिलीव करें, आपकी बेहतरीन जेल बेस जो है वो व्हाइटनिंग और ग्लोइंग जो है ये आपकी क्रीम जो है ये बन जाएगी। सही। अच्छा, अभी अभी जिस तरीके से आप ये बता रही हैं ना, इनको कितने दिन लगाना है आपा? मतलब ये करके कितने दिन की रेमेडी है ये देखिए, डेली बेसिस पे, जैसे आपको डेली बेसिस पे खाना हाँ। खाना है, आपको पानी की बार बार जो है वो ख्वाहिश होती, जरूरत होती, इसी तरह से जब तक आप अपनी जो है वो स्किन की डेली बेसिस के ऊपर जो स्किन का इशू है हम्म। उसके हिसाब से अगर आप जो है वो अपनी स्किन की डेली बेसिस पे क्लियर उसकी केयर करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है, इशू नहीं बढ़ेगा। सिर्फ मेन चीज क्या है कि आपने कोई भी स्क्रब, कोई भी हम्म। एक्सफोलिएटर, कोई भी केमिकल बेस, आपकी ब्लीच, आपके पॉलिशर्स, उसको आपने डेली बेसिस पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना। हम्म। ये वाली जो हम रेमेडीज शेयर कर रहे होते हैं, खासकर जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ, ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं जी। अपनी प्रोडक्ट के अंदर चीजें यूज भी करती हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ, और जो मुझे फीडबैक उसका आ रहा होता है, वही चीजें मैं आगे अपने ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर कर रही सही। हूँ। अच्छा, अगर फेस वॉश की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बल्कि मैसेज करते हैं कि जी बेसन से मुंह धोना चाहिए, वो बड़ा अच्छा होता है, या हल्दी जो है बड़ी बेहतर होती है। ज़रा ये बताएं, ये वाकई क्या मतलब, क्या मिथ है, क्या ठीक है ये? जी, बेसन हर एक को सूट नहीं करता। एक चीज आप जो है ये लाजमी, क्योंकि मोस्टली जो लोग बेसन यूज करते हैं हम्म। एक्नी हो जाती है। हाँ। ठीक है, बेसन जो है वो अगर सूट कर रहा है तो आप डेली बेसिस पे इसको इस तरह से यूज करें कि आपने फेस वॉश करना है, थोड़ा सा बेसन हाथ में डालें, थोड़ा सा आप दही हाथ में डालें, एक हम्म। चुटकी तो हल्दी की डालें। ये तीनों चीजें आपके फ्रिज में, आपके किचन में पड़ी हैं, और आप वॉशरूम चले जाए। ठीक है, इसके साथ जो है वो मसाज करते हुए सुबह में भी चेहरे को वॉश कर दे, रात में भी चेहरे को वॉश कर दे। हम्म। आपको लग से कोई भी फेस वॉश वगैरह जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। हम्म। उसके बाद जिन लोगों की जो है वो स्किन बहुत ज्यादा इचिंग, रैश, खारिश इस मौसम में हो रही होती है, उनके लिए जो बेहतरीन रेमेडी है, जो मैं अपनी जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं उनके साथ शेयर करती हूँ, वो दुआएं देते हैं। तो जो लोग धूप से आते हैं बिल्कुल स्किन रेड को लेकर, जिनकी ऑलरेडी पतली स्किन है, बेशक क्रीम यूज नहीं की लेकिन सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए जो बेहतरीन है, जो आपके फ्रिज में ऑर्गेनिक दही पड़ा पड़ा हुआ, क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स है, तो एक हम्म। खाने का चम्मच वो लेके एक खाने का चम्मच उसमें आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना। हम्म। ये इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट है कि आप जो है वो इसको ठंडा कर ले, और आप इसको बाहर से आए हैं कॉटन के साथ या हाथ पे डाल के फेस पे लगा लें, फेस को हम्म। वॉश करके हम्म। टैप टैप करके लगा ले, ड्राई हो जाए, फिर यानी कि ये 1 टेबलस्पून के करीब दही आप अपने पूरे फेस पे लगा ले, 1 टेबलस्पून दही और कॉर्नफ्लोर। आप यकीन करेंगे विद इन हाफ आवर आपकी स्किन एकदम कूल डाउन हो जाएगी, आपकी स्किन का रेडिशपन खत्म हो हाँ। जाएगा। अगर आपकी स्किन सिर्फ रेड होती है वो इसी से सही हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की सन टैन या बर्न के बाद जिनकी बड़ी सेंसिटिव स्किन, बहुत ज्यादा दाग धब्बे आ जाते हैं, तो वो इसी के अंदर एक चुटकी सिर्फ कपूर की डाल। सही। कपूर की ये क्वालिटी है कि वो जितने मर्जी आपके स्टबन जो है वो फ्रैकल्स हैं, आपके दाग धब्बे हैं, दानों के बाद के दाग धब्बे हैं, कपूर यकीन करें कि इस तरीके से रिमूव करता है कि जैसे कि आपने पेंसिल से ड्रॉ कर ले और फिर रेजर के साथ उसको रेज करें, तो कपूर दाग धब्बों को आपके फेस से यकीन करें इस ठीक है, तरीके से काफूर खत्म भी करता दाग है कि धब्बों के स्टोरी लिए जो है बड़ी बेहतर रहती है। बहुत शुक्रिया नैयर आपा, आपके कीमती वक्त के लिए, और इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपने हमारे साथ पे शेयर की। ये रेमेडीज़ ज़रूर आपने घर पे अप्लाई करनी है और हमें बताना है कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। और आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। सोशल साइट पर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।